हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसीलिए ताकि हिंदी की जो भी नई अपडेट आए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी एग्ज़ाम का जो टाइम है बहुत ही कम रह गया है और ये जो हमारे पास समय बचा है इसमें मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट नोट्स लेके आ रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी आने वाली जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपको समय पे पता चल जाएगा कि अभी क्या क्या मैं करवा रही हूँ, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो कार्यालय लेखन आपको पढ़ाया था उसमें निविदा, अधिसूचना और परिपत्र, ये 3 बिंदु मैं करा चुकी थी। शॉर्ट नोट्स भी किस टाइप से थे आपको मैंने बनाने की भी नहीं कहा, मैंने खुद ने शॉर्ट नोट्स बना के और आप सभी तक पहुंचा दिए हैं और टेलीग्राम से उम्मीद करती हूँ कि आपने वो प्राप्त कर भी लिए होंगे। कार्यालय लेखन में अब ये दूसरा भाग है हमारा, जिसमें आपके 3 टॉपिक और बचे हैं। उन्हीं 3 टॉपिक को मैं यहाँ लेके आई हूँ। अर्धशासकीय पत्र और एक निविदा और एक विज्ञप्ति, ये तीनों भाग बचे हैं, ये तीनों ही हमें करने हैं। इससे पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, यदि पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास इस चैनल पर पूरा करवाया जा चुका है और वो पूरे की पूरी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप निःशुल्क इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने व्याख्याता की सीट उन्हीं नोट्स को पढ़कर प्राप्त की थी। दूसरी चीज़, जनसंचार की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुकी हूँ, पहले भी भेज चुकी हूँ और अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण है वो सभी मैं बहुत बारीकी से बता चुकी हूँ और उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है। 3 भाग में अभिव्यक्ति माध्यम की बुक को बताया था, बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में, 10 और 12 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो है नहीं है। कार्यालय लेखन चल रहा है जिसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस भाग को देख लीजिए जिसमें मैंने निविदा और अधिसूचना और परिपत्र ये तीनों पढ़ाए हैं और अब उसका अगला पार्ट है अधिसूचना वगैरह, इसमें हो गई थी, अभी आपका अर्धशासकीय पत्र और ये बाकी है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया है तो अभी तक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि रोज़ अब एग्ज़ाम से रिलेट आपको नई अपडेशन मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं, क्योंकि अभी एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने उसमें पिछले वीडियो में 3 चीज़ें कर चुके थे, अब मैं आपको बताऊंगी अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए दूसरे किसी सरकारी अधिकारी को, यानी क्या होता है, कोई एक सरकारी अधिकारी है, वो किसी सरकारी कार्य के लिए जब किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं की प्राप्ति के लिए कोई पत्र भेजेगा, वह कौन सा पत्र कहलाएगा? अर्धशासकीय पत्र कहलाएगा। यानी एक सरकारी अधिकारी है, उसको कोई सरकारी काम है ना, तो वो क्या करेगा, इस सरकारी काम को करने के लिए दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जो उसको सूचना चाहिए उस सूचना को प्राप्त करने के लिए उसे एक पत्र भेजेगा और उस पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा अर्धशासकीय पत्र? इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, व्यक्तिगत नाम से, यानी कि एक सरकारी आदमी दूसरे सरकारी आदमी को पत्र भेज रहा है, लेकिन वो कार्यालय के तौर पर नहीं भेज रहा है, ऑफिशियल नहीं भेज रहा है, वो किस टाइप से भेज रहा है? व्यक्तिगत तौर पर भेज रहा है। इसीलिए ये शासकीय पत्र तो है, लेकिन कैसा हो गया? अर्धशासकीय। समझ में आई आपको बात? अगला देखिए, दूसरा पॉइंट है, यह पत्र कौन सा? अर्धशासकीय। यह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण ही कौन सा पत्र कहलाता है? अर्धशासकीय पत्र कहलाता है। और इसका एक नाम और है, इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। अगला, इसमें सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया जाता है, यानी जो सरकारी अधिकारी है
उसे अपने व्यक्तिगत पर्सनल नाम से संबोधित किया जाता है। प्रेषक यानी कि पत्र भेजने वाला। अब इसमें क्या है कि जो प्रेषक है यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसके नाम और पद का उल्लेख किस और किया जाएगा? बाईं ओर। आप सोच रहे होंगे मैडम इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों लिखी? जितना मैंने लिखा है बस आप इनमें दिमाग नहीं लगाइए, यही कह सकती हूँ। एक एक लाइन को रट लेना, एक एक लाइन को शुरू से लेके अंत तक अच्छे से याद कर लेना, बस इतना ध्यान रखना आप। कार्यालय का जो पता है वो दाईं ओर लिखा जाएगा, साथ ही दिनांक भी दाईं ओर ही लिखी जाएगी। जिस अधिकारी को यह पत्र लिखा जाता है उसके नाम के पहले प्रिय या प्रिय श्री का संबोधन किया जाता है। यानी यह एक व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, व्यक्तिगत नाम से, तो फिर इसमें किसका संबोधन होगा? प्रिय का या प्रिय श्री का। अर्ध सरकारी पत्र के अंत में हितैषी, शुभ चिंतक, विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग होता है। और जब यह पत्र समाप्त किया जाता है यानी जब यह पत्र कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंत में क्या लिखेंगे? आपका हितैषी या आपका शुभ चिंतक या आपका विश्वास पात्र, ऐसे शब्दों का इसमें यूज किया जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे पत्रों में उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं नीचे की ओर, ठीक है, यानी अंत में लास्ट में नीचे की ओर उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जो यह पत्र भेज रहा है, प्रेषक के। दूसरा क्या होगा? कोष्ठक में उसका नाम भी होगा, है ना। लेकिन अब लेकिन क्या है? नाम के नीचे उसके पद का उल्लेख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तिगत नाम से सामने वाले को भेजा जा रहा है, यह शासकीय न होकर एक अर्धशासकीय पत्र है, इसीलिए इसमें भेजने वाले व्यक्ति का नाम तो है, हस्ताक्षर भी है उस अधिकारी के, लेकिन उसके पद का उल्लेख नहीं होगा। तो आपको ये नहीं का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कहाँ तो हाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है, और इसी पे पूरे आरपीएससी का खेल टिका है। अब दूसरा आ जाओ आप, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति को कहते हैं कम्युनिक, इंग्लिश वर्ड, ठीक है। क्या है विज्ञप्ति? विज्ञप्ति का अगर हम केवल शाब्दिक अर्थ देखें तो सीधा सा है सूचित करने की क्रिया। अगर आपको पूछ ले कि विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है तो वो क्या है? सूचित करने की क्रिया है। अब विज्ञप्ति क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी सरकारी या फिर कोई भी गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान है उसे अपना कोई निर्णय लेना है, अपना कोई निश्चय करना है, अपनी कोई घोषणा करनी है, या अपना कोई निर्देश है, या अपनी कोई योजना है, या फिर इन सब से संबंधित जो भी सूचना है, इस सूचना को संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना है या फिर जनता तक उनको पहुंचाना है। यानी सरकार या फिर गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान है उनको अपने किसी भी निर्णय को जब सामान्य जनता तक पहुंचाना होता है या फिर जिस व्यक्ति से संबंधित वो सूचना है उस व्यक्ति तक उनको पहुंचाना होता है तो वह क्या कहलाती है? विज्ञप्ति। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है तो आप क्या कहते हैं कि विज्ञप्ति आ गई है पेपर में कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। तो यह सूचना केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो संबंधित व्यक्ति आप लोग हो गए जो कि तैयारी कर रहे हैं। अगला देखिए, कार्यालय के कर्मचारियों तक ही विज्ञप्ति पहुंचानी हो। अब दूसरा पॉइंट, स्थिति ये है यदि केवल कार्यालय के कर्मचारियों तक ही विज्ञप्ति पहुंचानी है तो फिर क्या करना होगा? उसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर ही लगवा दिया जाता है। यानी अगर केवल कार्यालय के कार्मिक तक की ही बात है, उन्हीं के लिए विज्ञप्ति है, तो फिर इसे कार्यालय की सूचना पट्ट पर लगा देंगे। और यदि विज्ञप्ति का हमें व्यापक प्रसार करना है यानी बहुत बड़े लेवल पे उसको प्रचार या प्रसार करना है तो फिर हम उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करवाएंगे, क्योंकि तभी वो बड़े लेवल तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर निविदा और विज्ञप्ति में अंतर बताया। निविदा हम अब पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैंने अंतर यहाँ पहले ही लिख दिया, सॉरी। निविदा में कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों में आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं।
ध्यान से समझना। देखो, निविदा क्या है? निविदा वो होती है, ये भी समाचार पत्र में ही दी जाती है, लेकिन इसमें जो भी व्यक्ति काम करने के इच्छुक है या काम करने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत है, तो उसकी एक सूचना जो है वो समाचार पत्र में दी जाती है कि हमें इस कार्य के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो इतनी बजे इस स्थान तक पहुंच जाएं, जो भी इसमें इच्छुक है, वो होती है निविदा। और विज्ञप्ति में क्या होता है कि जो भी संबंधित सूचना है, यदि किसी व्यक्ति से है या आम जनता से है, तो उसे समाचार पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। ये दोनों उसमें अंतर है। ये निविदा है। निविदा देखो हम पढ़ चुके हैं पिछली बार, है ना? निविदा हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। अगला है ज्ञापन। इसको कहते हैं मेमोरेंडम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। और एक और नाम क्या है इसका? स्मरण पत्र। क्या नाम है इसका? स्मरण पत्र। क्या है ये? कार्यालय के कर्मचारियों के पत्र, यानी जो एक कार्यालय है, उस कार्यालय में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के पत्र हैं, या फिर आवेदन पत्र हैं, या उनकी याचिकाएं हैं, या फिर उनके कोई भी व्यक्तिगत पत्र हैं, या फिर कोई भी अनुस्मारक पत्र है। अनुस्मारक यानी पहले कोई पत्र भेजा गया, उसी को याद दिलाने के लिए फिर से वापस पत्र भेजा गया, उसे कहते हैं अनुस्मारक। तो अनुस्मारक का उत्तर देना हो, यानी कि कार्यालय के कर्मचारियों के पत्रों का, उनके आवेदन पत्र, उनकी याचिकाओं का यदि उत्तर देना है, तो फिर क्या होगा? कार्यालय जो है वो इसके लिए क्या करेगा? कार्यालय इसके लिए एक पत्र भेजेगा, एक पत्र प्रेषित करेगा, और वही पत्र क्या कहलाएगा? ज्ञापन। अब दूसरे शब्दों में इसे समझ सकते हैं कि जब विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय के द्वारा जो पत्र भेजा जाता है वह क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। अब देखिए, ज्ञापन का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, क्या है? स्मरण पत्र। ज्ञापन में किसी का अभिवादन नहीं होता है। हर वीडियो में मैं कहती हूँ, और आपको लगता होगा मैडम एक बात को रोज़ कहती है, पर हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, शायद पहली बार मुझे सुन रहे हो, इसीलिए मेरे बताने का फ़र्ज़ है कि शुरू से जब पढ़ना चालू करें, अंत तक पूरा बहुत ही ध्यान मगन होके पढ़ें कि हाँ लिखा है कि नहीं लिखा। बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में भी इस बात का ध्यान रखें। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और ज्ञापन में एक ही अनुच्छेद होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है ये, जितनी भी आपके सामने आ रही है। ज्ञापन में अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य नहीं होता है। ज्ञापन पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। ज्ञापन प्राप्त करने वाले का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषिती। ठीक है, तो ये ज्ञापन हुआ। ये मैंने आपको कार्यालय लेखन के जो 6 आपके टॉपिक थे, जहाँ से आपके हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, यानी आपको 4 से 6 मतलब वहाँ पर 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप कोई कम मत आंकिएगा कि भाई ये कोई हमारे लिए कम है। एक एक प्रश्न पे एक एक सिलेक्शन होंगे, इस बात को बिल्कुल मत भूलना आप। अगर आप ये सोच लेते हैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा यदि मैं इस टॉपिक को छोड़ दूँ, तो याद रखिएगा मेरी बात, एक एक प्रश्न पे एक एक सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने आपका कार्यालय लेखन भी करा दिया, जनसंचार भी करा दिया। विज्ञान विषय के बारे में मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने किया था वही आपको बताऊँगी। ज़्यादा मुझे आता नहीं है देखिए, पर हाँ जो मैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से 1 महीना पहले विज्ञान के अंदर जो करके गई थी, वही चीज़ मैं आपके सामने लाऊंगी बहुत जल्द। विज्ञान विषय की भी जो भी समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।